वापस लौटते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला हाफ चला गया था जो उसमें टाइम हमारी टाइम जो लिमिट खत्म हो गई थी। तो हम बात कर रहे थे कि स्टेट के रिगार्ड में स्टेट की ड्यूटी की, स्टेट की ड्यूटी हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की, और ऐसे में हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के रिगार्ड में जिसमें कि राइट टू लाइफ भी जो है एक बहुत बड़ा इशू है। ऐसे में हमारी जान माल की सुरक्षा के लिए अगर स्टेट द्वारा कोई ऐसा एक्शन लिया जाता है जो माइट भी ऐसा दिखाई पड़ता है कि भाई ऐसे में हमारे कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो है गवर्नमेंट जो है इस तरह का एक्शन ले सकती है, और वो एक्शन जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा। अभी तमाम सारे सवाल हैं जिस पर कि जो कि तमाम इश्यूज जो हैं इसमें हम आप कलेक्ट कर रहे हैं। हमारे आप जैसे बहुत सारे फंडामेंटल राइट के बारे में सोचने वाले लोग हैं जो कि सोच भी रहे हैं कि गवर्नमेंट को हम इन चीजों पर आने वाले समय में चैलेंज करेंगे, जो है इन चीजों को हम सुप्रीम कोर्ट में रिट के थ्रू ले जाएंगे। लेकिन अभी अभी जो सिचुएशन है अभी जो सिचुएशन है उसमें सिवाय सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के अलावा हमारे आपके पास कोई भी सोल्यूशन इसके अलावा नहीं है। डोंट हैव एनी। हम सिर्फ अगर हमारे पास बहुत अच्छी मेडिकल किट भी होती, जैसे कि स्पेन, इटली या अमेरिका या चाइना जैसे देशों में है, उस किट का इस्तेमाल करके सिर्फ हम इतना जान सकते कि हमारे यहाँ कोरोना जो पॉजिटिव मरीज हैं वो इतने हो गए हैं, जो अभी 40-50 हजार। हम यही कहते हैं हमारे यहाँ में भाई 1 लाख 1.5 लाख जो है मरीज जो है कोरोना के हो गए हैं। किसी के पास कोई मेडिसिन नहीं है कि हमको आपको क्योर किया जा सके। क्योर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम अपने आप को अगर क्योर कर सकते हैं तो एक तरीका है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग का। जो सोशल डिस्टेंसिंग वर्तमान समय में एक ही माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस कोरोना की जंग से लड़ने के लिए। एक राइट का वायलेशन और जो कहा जा रहा था कि देयर इज अ वायलेशन ऑफ राइट टू डिग्निटी, and this right to dignity also involves right to privacy. Why such type of mobile application like Arogya Setu are there are guidelines that it must be installed in our mobile sets. So it's quite a violation of our fundamental right, that is right to privacy. Why there is a restriction regarding to download this particular application in our mobile by always on Bluetooth mode. सवाल था भाई कि इस तरह का इशू या इस तरह का जो ऐप है वो क्यों लोड कराया जा रहा है, और हमारे इस फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी जो कि के.एस. पुट्टास्वामी में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत प्रॉपर्ली डिफाइन किया था कि भाई राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। एक बहुत बड़े पुराने जजमेंट को उठाकर पलटा था जो है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत ओझा वाला केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है इतने सालों बाद जो है इस वाले केस में के.एस. पुट्टास्वामी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इंडिकेट किया जो है कि नहीं भाई राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। या उससे पहले जो है क्या कहते हैं अमर सिंह का केस था रिगार्डिंग फोन टैपिंग जो है, तो फोन टैपिंग वाले केस में भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो है कि भाई राइट टू प्राइवेसी जो है ये आपका फंडामेंटल राइट है, और दिस पर्टिकुलर राइट कैन नॉट बी टेकन अवे by any of the state by doing such any activity which is not permitted under the statutory laws जो है। बिना किसी विधि के माध्यम से there must be a proper procedure. Our life can be taken away through that particular procedure that must be backed by law, that must be backed by legislation. So if our right to privacy has been taken away, so regarding that there is no particular law. भाई कौन सी ऐसी लॉ है जिसके खिलाफ जिसके थ्रू हमारे इस राइट टू प्राइवेसी को हमसे छीन लिया जा रहा है? There is a law. Now there is a situation to protect our lives. यहाँ सबसे बड़ी जरूरत है हमें अपनी जान को बचाना है। इस जान को बचाने के संदर्भ में कोर्ट का ये कहना है भाई कि ये कि
कोर्ट का ये कहना है भाई कि राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करना भी ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है। तो ऐसे में जिस भी मेडिकल फैसिलिटी के थ्रू स्टेट हम तक आप तक पहुँच रहा है, जो उसकी लिमिटेशन है स्टेट की जो है, उसके थ्रू स्टेट जो पहुँच रहा है, ये फिलहाल के लिए अभी काफ़ी है। बाद में जब चीज़ें होंगी, उन चीज़ों पर सवाल खड़ा किया जाएगा। फिर था भाई कि राइट टू डिग्निटी का सवाल, तो इंडिविजुअल डिग्निटी है कि कम्युनिटेरियन डिग्निटी है? भाई मेरा सम्मान इससे ज़रूरी है कि आप सबका सम्मान ज़रूरी है या मेरी जान ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज की जान ज़्यादा ज़रूरी है? एक सवाल ये भी खड़ा होगा कि हमारे राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है, राइट टू डिग्निटी का वायलेशन है। मैं कहीं आ जा नहीं पा रहा हूँ, मुझे घर में कैद कर दिया गया है। घर से निकलना हो तो बाहर स्टेट अथॉरिटीज़ पुलिस खड़ी हुई है जो घर से निकलने नहीं दे रही हैं। इन सब संदर्भ में जहाँ एक तरफ मेरे इस पर्टिकुलर राइट घर से बाहर निकलने के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मेरे मोबाइल में जो है क्या कहते हैं आरोग्य सेतु को जबरदस्ती अपलोड कराया जा रहा है या मेरे मोबाइल में मैं कोविड-19 का पेशेंट हूँ लेकिन उसके साथ-साथ मैं ह्यूमन भी हूँ। मैं कोविड-19 का पॉज़िटिव पेशेंट हूँ, कोरोना का पॉज़िटिव पेशेंट हूँ। मुझे हर 2 घंटे बाद जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी सेल्फी खींचकर फ़ोटो भेज के भेजनी पड़ रही है। ये मेरे राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है। मुझे अपना मोबाइल की लोकेशन हर वक़्त ऑन रखनी पड़ रही है, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मैं कोविड-19 का पेशेंट हूँ। ऐसी सिचुएशन में जिस इंडिविजुअल अप्रोच की बेसिस पर जिस फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा था दैट वाज़ इट्स अ राइट टू प्राइवेसी, इट्स अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट साथ में सवाल ये भी है कि एक आदमी के राइट के वायलेशन के हो जाने से अगर सैकड़ों आदमियों के राइट टू लाइफ का प्रोटेक्शन हो जा रहा है, तो ऐसे में जो है, ये जो प्रोपोर्शनेट जस्टिस है, इंडिविजुअल वर्सेस कम्युनिटी जस्टिस जो है, तो ये यहाँ पर जो है कोर्ट का ये कहना है भाई कि समा अभी तो फिलहाल जो है, आपको जहाँ आप कैद किए गए हैं, या जहाँ आपको प्रोटेक्ट किया गया है, ये इस समय की माँग है, समय की दरकार है। इस सिचुएशन में इन सब चीज़ों पे सवाल आने वाले समय में खड़े होंगे। फिलहाल अभी की जो डिमांड है वो यही है कि आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए। अगर कोरोना पॉजिटिव हैं तो क्वारंटाइन हो जाइए। अगर कोरोना पॉजिटिव के सिम्पटम्स हैं तो क्वारंटाइन हो जाइए। कोरोना पॉजिटिव निकल आया है, सिम्पटम्स क्लियर हो गए हैं तो आप आइसोलेट हो जाइए। इसके अलावा कोई इसका सॉल्यूशन हमारे आपके पास है नहीं। वैसे में अगर इन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो फिर ये पॉसिबिलिटी बनती है। किसी ने कहा कि मुझे मंदिर में पूजा करने को नहीं मिल रही है, मस्जिद में नमाज़ करने को नहीं मिल रही है, मस्जिद गुरुद्वारे में जाने का मौका नहीं मिल रहा है, तो ये मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। आर्टिकल 25 एंड 26 व्हिच टॉक्स अबाउट रिलिजियस डिनोमिनेशन, राइट टू प्रोफेस रिलिजन, प्रोपेगेट रिलिजन, व्हाटएवर तमाम चीज़ें हैं, धर्म का प्रचार-प्रसार करने के संदर्भ में भी जो है, हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तब्लीगी जमात के लोग भी जो हैं अपने धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए ही वहाँ इकट्ठे हुए थे। उस इकट्ठे होने के दौरान उसमें किसी को पॉजिटिव था जो उसने सबको पॉजिटिव दिया। वहाँ से निकले अपने धर्म के प्रचार-प्रसार को लेकर पूरे भारतवर्ष में वो फैल गए और भारतवर्ष में फैलने की वजह से जहाँ-जहाँ या जो-जो लोग वहाँ से पॉजिटिव निकले थे, जिन्हें उसका पता नहीं था कि वो यकीन पॉजिटिव है या नेगेटिव है और उन्होंने इस चीज़ को जा-जाके हर जगह स्प्रेड आउट खुद संक्रमित हुए खुद संक्रमित हुए जो हैं और संक्रमित होने के बाद जो है, उन्होंने जो है क्या कहते हैं और भी लोगों को संक्रमित कर दिया। इससे हुआ क्या? इससे रिलीजियस क्लैश हमारे यहाँ शुरू हो गया है। हम किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को है रिस्पॉन्सिबल हमने मानना शुरू कर दिया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। फिलहाल इसके बाद जो है क्या कहते हैं इस सिचुएशन में एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आर्टिकल है जहाँ पर कि स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि हमें क्या कहते हैं लेवल ऑफ न्यूट्रिशंस और पब्लिक हेल्थ को वो प्रोटेक्ट करे जो आर्टिकल 47 एक्सक्लूसिवली टॉक्स अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोविजन जहां पर कि पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करना जो है ये स्टेट की जिम्मेदारी है। तो इस सिचुएशन में जो है एक जो ग्राउंड है आपका जो रिस्ट्रिक्शन है राइट टू रिलीजन और राइट टू रिलीजियस डिनोमिनेशन के रिगार्ड में जो है उस पे एक रिस्ट्रिक्शन भी है। उसमें एक रिस्ट्रिक्शन आपका पब्लिक हेल्थ जहाँ पर आपने पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी का ग्राउंड है। 3 ग्राउंड है जिस पर कि आर्टिकल 25 और 26 में दिए गए राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। दैट वन ग्राउंड इज़ आल्सो दैट इज़ हेल्थ।
और पब्लिक हेल्थ इज़ सच एन ग्राउंड public health is such a ground public health is such a ground on the basis of which article 25 and 26 can be curtailed. पब्लिक हेल्थ की बेसिस पर जो है आपके इस राइट को कर्टेल किया जा सकता है। जैसा कि अभी अदम ने बताया कि भाई पब्लिक हेल्थ का जो इश्यू है जो है वो सॉरी आर्टिकल 25 जो है और भी आर्टिकल्स के सबऑर्डिनेट है, बेशक सबऑर्डिनेट है। लेकिन यहाँ जिस रिगार्ड में हमें कोविड-19 के रिगार्ड में चलना है, समझना है, तो 47 का अपना एक यहाँ पर महत्व है। 47 का महत्व अपना यहाँ पर इसलिए इसलिए है क्योंकि स्टेट को ही ज़िम्मेदारी देता है वो कि पब्लिक हेल्थ को सिक्योर करने की। पब्लिक हेल्थ को सिक्योर करने के रिगार्ड में अगर स्टेट के पार्ट पर ऐसा कोई एक्शन लिया जाता है, जो कि हमें हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को एन्जॉय करने से रोकता है, तो वो एक्शन जो है जस्टिफाइड माना जाएगा। तो मोर और लेस जो है, जो ये फंडामेंटल राइट्स वर्सेस गवर्नमेंटल्स वर्सेस गवर्नमेंटल एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म जो है या जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बेसिस पर जो है क्या कहते हैं सरकारें जो हैं जो इस तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा रही हैं हमारे राइट्स के राइट टू मूवमेंट या राइट टू डिग्निटी राइट टू इक्वलिटी की बेसिस पर जो है तो इस के इन हमारे आर्टिकल्स हमारे इन प्रोविजंस पर हमारे इन कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट प्रोविजंस पर जो है तो इन आर्टिकल्स का प्रोटेक्शन जो है ऐसे में जो है जस्टिफाइड कोर्ट नहीं मान रहा है जो कोर्ट का यहाँ पर अभी फिलहाल ये मानना है कि पहली चीज जरूरत है जान माल को प्रोटेक्ट करने की है और इस सिचुएशन में जो है ये जिम्मेदारी है जो है कि कहते हैं स्टेट की जो है कि हमारे इन राइट्स को प्रोटेक्ट करे। ये तो कोविड-19 का पहला दौर था जबकि हमने पहला लॉकडाउन झेला जो है। दूसरा लॉकडाउन शुरू हुआ तो स्टेट की जिम्मेदारी बढ़ गई, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट हमारे आपके तमाम मूल अधिकारों की रक्षा की बात करता है और उसके प्रोटेक्शन की बात करता है। खुद भी सुप्रीम कोर्ट डर के बैठ गया है। उससे भी वो भी कहने लगा है भाई कि हम जो हैं हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू केसेस को सुनेंगे जो है कि ऐसा ना हो कि कोई संक्रमण हमें ना हो जाए। तो इवन कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया भाई कि ये जो बेल वेल की एप्लीकेशन है ये कंसीडर ना किए जाए जो है। तो अब सवाल ये है कि मतलब कि क्या कहते हैं इस तरह से जो है अगर कोर्ट ही डिस्क्रिमिनेट करेगा जो है तो फिर स्टेट के पार्ट में अगर ऐसा एक्शन लिया जा रहा है क्योंकि सवाल यही मैंने जब आपसे कहा जो है कि कोई किसी के पास पॉलिसी है नहीं, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, किसी ने इस चीज को क्या कहते हैं प्रिजम्पशन किसी के पास था ही नहीं कि सिचुएशन ऐसी आ जाएगी। सिचुएशन अब आन पड़ी है तो सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है। सवाल सर पर आ गया है तब ढूंढा जा रहा है कि इसका भाई सॉल्यूशन क्या हो सकता है। पानी सर के ऊपर तो नहीं गया है लेकिन ऊपर जाने की ताक पर बैठा हुआ है। अगर स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई तो इस समस्त मानव सभ्यता को डुबो भी देगा फिलहाल। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट का जो एक्शन है अब था दूसरा कि जो दूसरा लॉकडाउन शुरू हुआ इसमें सरकार की जिम्मेदारी बढ़ी और उसी तरह से कोर्ट की जिम्मेदारी भी बढ़ी। हमने जिन्हें अपना वॉरियर्स कहा जो है उन पर जो है तमाम हमले होना शुरू हो गए। क्या कहते हैं उनके प्रोटेक्शन को लेकर जो है तमाम लॉस की बात होना शुरू हो गई जो है, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स रहे हों अ हाँ, तो क्या कहते हैं कि हेल्थ इश्यूज़ क्या कहते हैं उनके हेल्थ इश्यूज़ को लेकर चाहे वो हेल्थ वर्कर्स रहे हों, चाहे वो डॉक्टर्स रहे हों, चाहे वो क्या कहते हैं सफाई कर्मचारी रहे हों, चाहे वो पुलिस वाले रहे हों, इन पर जो होने वाले हमले वो बढ़ना शुरू हुए। जो हमारे आपके प्रोटेक्टिव मेजर के लिए लोग लगाए गए थे, हमारी जान की सुरक्षा के लिए जो लोग लगाए गए थे, उन पर ये होना क्यों हुआ या क्यों इस तरह के हमले हम जस्टिफाई पहली बात तो इस तरह के किसी भी हमले को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन इस सिचुएशन में जहाँ पर कि उन पर हमले हुए, हमें इस चीज़ पर भी सोचना चाहिए कि जो गवर्नमेंट का मैकेनिज़्म था कि हम लोगों को क्वारंटाइन कर रहे हैं, क्वारंटाइन करने के बाद जो है उनको जो पॉज़िटिव हो रहे हैं, उनको हम जो है आइसोलेशन होम्स में ले जा रहे हैं, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या वो मदद सही मायने में उन तक पहुँच भी रही है या नहीं पहुँच रही? क्योंकि सवाल खड़ा करने के लिए कोई जा तो वहाँ नहीं रहा है, सेंटर कोई जाएगा नहीं,
इसके बाद जो है जहाँ आइसोलेट किया वहाँ तो कोई नहीं जाएगा। तो इस सिचुएशन में किसकी वहाँ पर ड्यूटी लग रही है, कौन-सी वहाँ मदद पहुँच रही है, वहाँ पर सही तरीके से खाना-पीना पहुँच रहा है, सरकार जिस चीज़ को पहुँचाने की बात वहाँ कर रही है, वो यकीनन वहाँ पहुँच भी रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। और अगर नहीं पहुँच रहा है, तो उससे उनके जो घर वाले हैं, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो अपने घरों तक खबर दे रहे हैं भैया कि यहाँ तो कोई प्रॉपर केयर ही नहीं हो रही है, इस सिचुएशन में अगर उनके घर वालों को कल को क्वारंटाइन करने पुलिस या प्रशासन या डॉक्टर्स की टीम जाती है और वो उसी गुस्से में उससे बचने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। एक एक एंगल इसका ये भी निकल कर आता है जो मैंने भी कई जगहों से सुना या मैंने भी कई जगहों से देखा जो है। क्योंकि एक ही तस्वीर के पहलू लेके ना चला जाए कि कोई एक विशेष कम्युनिटी के लोग ही हमला कर रहे हैं। जैसे आपने देखा जो है कि वहाँ पर जो है पंजाब में जो है कौन-सी सरदार थे जो है उन्होंने हमला कर दिया उस एसआई के ऊपर उसका हाथ काट दिया जो है। ये सिचुएशन कैसी है? ये क्या कैसे लोग हैं? ये क्या कर रहे हैं? या क्या इन्हें नहीं मालूम है कि क्या कहते हैं कि ये सिचुएशन कैसी है? एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारा आपका इस कोविड-19 के संदर्भ में इस कोरोना पॉज़िटिव क्या कहते हैं इस कोरोना के इस पैंडेमिक को लेके हमारा आपका जागरूक ना होना भी है। हमारा आपका जागरूक ना होना भी जो है इस पैंडेमिक इश्यू को लेके सबसे बड़ी प्रॉब्लम सरकार की है कि तमाम अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाने के बाद भी सबसे बड़ी कैंपेन तो हमारा आपका टेलीफ़ोन ही है। किसी को रिंग करते हो तो पहले वही सुन लेते हो सारी कहानी की। पहले सुन रहे थे कि कैसे कोरोना से बचाव करना है। अब जो चल रहा है कि जो हमें बचा रहे हैं उनकी भी सुरक्षा करें और दूसरा क्या एक चीज़ और बोली जा रही है और प्लस जिससे कोरोना हुआ है उसको आप जो है ये दृष्टि से ना देखें जो है, उसका भी सम्मान करें, वो भी आपकी तरह ही मानव वाले, उनके मोहल्ले वाले, उनकी बिल्डिंग वाले जो हैं, उनको बहुत ही गंदी या नेगेटिव एस्पेक्ट्स के साथ देख रहे हैं। तो अब सरकार की ये कोशिश की जाए, यानी कि सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी तो मोर और लेस भैया एक ही बात निकल कर आती है कि जब तक हमसे आपसे ये फ़ॉलो अप शुरू नहीं होगा जो है कोविड-19 के रिगार्ड में जो है, तब तक जो है किसी भी हम निष्कर्ष पर या कहें कि कोरोना की इस जंग को जीत नहीं सकते हैं। कल ही हम आपसे एक साथ डिस्कस कर रहे थे कि 3500 मरीज कल ही नए मिल गए और 175 डेथ्स जो हैं, एक ही दिन में हो गई जो हिंदुस्तान में। यानी कि लोग कह रहे थे कि कोरोना धीरे-धीरे कम हो रहा है, लेकिन अचानक से ये बढ़ना शुरू हो गया। अभी भी किसी को इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूरे तरीके से पता नहीं। तो बेहतर यही है कि मेरी तरफ से जो आपके लिए है कि भई अ, जहाँ रहें भाई सुरक्षित रहें और गवर्नमेंट के फिलहाल गवर्नमेंट की जो कोशिशें हैं उनको आप सपोर्ट करें क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्ड में आर्टिकल 51 ए के सब क्लॉज़ 4 में दिया गया है कि आप नेशनल इंटरेस्ट में जब भी आपको नेशनल सर्विसेज़ के लिए बुलाया जाएगा, आप देश हित में खड़े होंगे। तो समझ ये रखिए कि हमारी इस फंडामेंटल ड्यूटी को पालन करने का समय आया है और इस फंडामेंटल ड्यूटी को हमें प्रॉपर फ़ॉलो अप करना है। इस इश्यू में अब हम आपके भी विचार जान लेते हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या विचार रखते हैं? शत्रुघ्न, आपसे स्टार्ट करें? सर अमरिंदर अमरिंदर जी से स्टार्ट करिए, भैया से स्टार्ट। अमरिंदर भाई साहब हैं? जी सर हैं। कहाँ चले गए? आज इन्होंने एक भाई बहुत साहब बड़ा आप भी शुरुआत फैसला कीजिए, लिया है बच्चों को सर। कहना है इन्होंने सर आज भाई साहब ऑर्गेनाइज शुरुआत करें। नौ। पहले तो आप सब लोग स्वस्थ रहे, घर में रहे, ये तो सरकार का एक नारा है। बट अभी मैं एक हाँ, वीडियो शेयर करता हूँ ग्रुप पे, जो हम जी, लोगों का जी एलएलएम वाला ग्रुप है। दो छोटा छोटा हाँ, वीडियो है, दो करीब करीब 2-2 मिनट का, सेम डॉक्टर का। वो एक डिफरेंट नैरेटिव पेश करता है कोरोना को लेकर के, वर्ड वर्ड। वो नैरेटिव ये कहता है कि ये जो कंप्लीट आइसोलेशन की बात है, लॉकडाउन की बात है, दैट गोज टोटली अगेंस्ट द बैक्टीरियल साइंस का कॉन्सेप्ट कि जिसमें हम अपने इम्यून को डेवलप करने की बात करते हैं। इस वायरस का अब तक कोई एंटीडोट नहीं है हमारे पास, इस वायरस की कोई वैक्सीन हमारे पास नहीं है, कोई इलाज हमारे पास नहीं है। और एक
मेडिकल व्यू ये है कि इससे बचने का एकमात्र तरीका यही है कि हम अपने आप को इससे इन्फेक्ट करें और एंटीबॉडीज हमारे अंदर अपने आप डेवलप हो। इसकी कोरोलरी ये है कि दुनिया का हर आदमी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 2 महीने बाद, 6 महीने बाद कभी न कभी इस वायरस के चपेट में आएगा ही आएगा, इन्फेक्ट ही होगा। तो इसका एकमात्र उपचार यही है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग करें कि अगर हम इन्फेक्ट होते भी हैं तो हम उस इन्फेक्शन के चपेट में इस हद तक ना आए कि हमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े। दूसरी समस्या इसका एक और जो सपोर्ट में आर्गुमेंट वो ये आ रहा है कि जो वायरस के नए वर्जन है वो इस तरह के अपने चेंज दिखा रहा है कि अब कोई सिम्टम ही नहीं है। लाइक जो थर्मल स्कैनिंग की बात कही गई वो रिडंडेंट है। ज्यादातर लोगों को फीवर ही नहीं हो रहा, नहीं हो किसी रहा, को हाँ, नहीं हो रहा। कफ नहीं हो रहा है, गले में खराश नहीं हो रही है, किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं है। नॉर्मल लाइफ जीते जीते आदमी 15 दिन रहता है और उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये एक नया रूप है इस वायरस का। इसमें एक साइंटिस्ट का वर्ग ये निकल के आया है कि जो हम लॉकडाउन कर रहे हैं इससे हमारी इम्यून सिस्टम डेवलप होने के बजाय डाउन हो रही है। जब कभी भी हम अपने घरों में अपने आप को कैद कर लेते हैं हमारी इम्यून सिस्टम डाउन होती है। जब हम अपने हाथ को बार बार धोते हैं साबुन से, इससे हमारा इंटरनल इम्यून डाउन होता है। हम जितने अधिक बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हैं, वायरस के कांटेक्ट में आते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उतना अच्छा डेवलप होता है। एक दूसरा ऑल्टरनेटिव आर्गुमेंट इस सेल्फ आइसोलेशन और सेल्फ क्वारंटाइन और लॉकडाउन के खिलाफ आ रहा है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आ रही है, अब तक जो प्रोटोकॉल हम फॉलो कर रहे थे, जो हम पेशेंट्स को बार बार आईसीयू में भेज रहे थे, वेंटिलेटर पे भेज रहे थे, अब डॉक्टर्स की नई रिसर्च ये आ रही है खासकर इटली यूएस में कि ये टोटली गलत है। उसको आइसोलेशन में डालने से उसकी इम्यून सिस्टम इस टाइम और सप्रेस हो जाती है, लिहाजा उसके कम करने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। तो एक ये डिफरेंट नैरेटिव है। तो आज के डेट में जो वर्तमान स्थिति है, जब हम 6 मई 2020 में बात कर रहे हैं, ये जब जिस डेट में हमारे पास इवन डॉक्टर में मेडिकल साइंस का अपना प्रोटोकॉल फाइनल नहीं है कि किस मरीज को या कोविड के मरीज को हम किस तरह ट्रीट करें, किस तरह संभाल के रखें, ऐसे में एकमात्र तरीका निकल के आता है हम किसी भी तरीके से एक तो अपने आप को इस वायरस से बचा के रखें, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग रखें कि अगर हम इसके इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हो रहे हैं तो हमारे ऊपर ये इस तरह का कोई प्रभाव न डाल पाए कि हम कोई फेटेलिटी की सिचुएशन आए या हॉस्पिटलाइजेशन की सिचुएशन आए। ये तो बात रही मेडिकल साइंस वाइज, जो आपने एक बात कही कि एकमात्र तरीका है अपने आप को आइसोलेशन में और लॉकडाउन में रखने। हमने एक दूसरा पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश की है, जो दूसरा पर्सपेक्टिव है इस चीज के ऊपर कौन सा सही है वी रियली डोंट नो। ना हम एक्सपर्ट है उस चीज के, ना आप एक्सपर्ट है, बट एक नैरेटिव आ रहा है, डिफरेंट नैरेटिव। अब रही बात जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की, उसके एलिज्ड वायलेशंस की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात इसमें ये है कि जहां तक हम कानूनी पेचीदगियों की बात करें, जैसा कि सुशील सर ने अभी बताया कि अभी तक जो इस पे हमारे पास कानून की बात है, तो अब तक कोई कानून इस पे नहीं था। एकमात्र कानून है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 का। ये तत्कालीन इंग्लिश गवर्नमेंट का बनाया हुआ कानून था जो अभी भी चल रहा है। एक खास बात यह है, केरला ने एक नया लोकल एक्ट बना करके इस कानून को रिपील कर दिया है। स्टेट ऑफ तेलंगाना में एक ऑर्डिनेंस प्रपोज्ड है, कैबिनेट से अप्रूव्ड है, लेकिन ऑर्डिनेंस अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है, जिससे उन्होंने आया नहीं है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट को उन्होंने रिपील करके अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाने की कोशिश की है, जिसमें वो नए सिनेरियो में, क्योंकि जब ये एक्ट बना था वो 1897 की बात थी, उस समय के
सोशल ऑर्डर अलग थे, रिक्वायरमेंट अलग थी। जैसे आज के डेट में जो बॉर्डर सील करने की पावर्स है, गाड़ी को सीज करने की पावर्स है, घर से निकलने बाहर निकलने पर आप किसी को पिनलाइज करने की पावर है, एफआईआर दर्ज करने की पावर है, ये सब उस समय कंसीव नहीं किया गया। उसमें नहीं थी। हाँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ऐसा कर रही है जिसके पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं है। आज के डेट में भी जो भी रोड पे जिसको वॉलेशन का वॉलेट करते हुए पा रही है, लॉकडाउन का वॉलेट करते, सरकार हर एफआईआर में 188 आईपीसी लगा रही है। 188 में, हाँ। आईपीसी इन केसेस में लग सकता है, नहीं लग सकता है, ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। 188 अभी इस पे आईपीसी पूरी तभी एक लगता है, रिसर्च चल रही है। 188 आईपीसी केवल तभी लगेगा जब आप इन्फेक्ट हो और जानबूझ के दूसरे को इन्फेक्शन फैला रहे हो। जो आदमी इन्फेक्ट नहीं है, अगर उसको आपने लॉकडाउन में बाहर पकड़ा तो 188 उसके ऊपर कैसे लगेगा? क्या वो इस बीमारी को बढ़ा रहा था या किसी और के हेल्थ के लिए हैजर्ड था? ऐसा कहना मुश्किल है अगर कोई हेल्दी पर्सन पकड़ा जाता उसके लिए। लेकिन क्योंकि अभी हम प्रीमेच्योर सिचुएशन में है, एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून की भी जरूरत महसूस की जा रही है। शायद सेंट्रल गवर्नमेंट लाए भी, अभी एक मुद्दा आया था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये प्रपोजल था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रमोलगमेशन के थ्रू कोई लॉ लाया जाए, लेकिन अभी सरकार ने उसको टाल दिया है क्योंकि इस पर स्टेट की भी वो हो सकती है, आपस में टसल हो सकती है कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हो, क्योंकि हेल्थ इज प्राइमरली ए स्टेट सब्जेक्ट, बट सेंटर कैन ऑल्सो फ्रेम लॉज ऑन दिस। तो अभी बहुत फ्लूइड सा सिचुएशन है, इट्स ए स्टेट ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। जहां तक कि सर ने अभी बात कही कि इंडिविजुअल राइट्स और सोशियोलिस्टिक राइट्स का मामला है, जो इटली में आया, तो इटली में मेडिकल साइंस का प्रोटोकॉल उन्होंने चेंज किया। उनकी मेडिकल साइंस के जो एथिक्स है वो ये कहते हैं कि डॉक्टर्स कैन नॉट गिव प्रेफरेंस of one class of patients over any other class of patients। लेकिन इस केस में जब उन्होंने ये फॉलो किया कि हम यंग लोगों को बचाएंगे और पहले उसके बाद हम ओल्ड एज लोगों को ध्यान देंगे, उसके पीछे उन्होंने अपनी एथिक्स को चेंज किया, बाकायदा रेगुलेटरी बॉडी ने अपनी एथिक्स को चेंज किया। और फिर उन्होंने ये अडॉप्ट किया कि चूंकि अगर हम उतने एफर्ट्स में, हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड पड़ रहे हैं, ऐसे में अगर उतने रिसोर्सेज हम यंग जनरेशन में लगाएंगे तो उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल और चांसेस ऑफ रिकवरी कहीं ज्यादा है। उतने प्रयास में हम ज्यादा मरीजों को बचा पाएंगे एज कंपेयर टू ओल्ड पीपल। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए भी, ये बहुत इमोशनल एथिकल इशू भी है, कानूनी पहलू के अलावा भी, कि जान तो सबकी प्यारी होती है। और जो हमारे यहाँ भी एथिकल प्रोटोकॉल है डॉक्टर्स का, एथिक्स का, वो ये है कि हम किसी भी मरीज के बचने का चांस कम है, इस वजह से उसको नहीं छोड़ सकते। लेकिन वही डॉक्टर जब ऐसी सिचुएशन फेस करेगा जब उसके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होंगे और पेशेंट्स बहुत ज्यादा होंगे, तब उनको कहीं ना कहीं आकर ये क्रूशियल डिसीजन लेना होगा। एक टाइम पर वो एक ही मरीज को अगर देख सकता है तो कौन सा वाला एक मरीज वो पहले देखेगा? साइंस के प्रोटोकॉल के हिसाब से कैसे तय करेगा इस चीज को? साइंस के प्रोटोकॉल के हिसाब से जो एथिक्स है वो ये कहते हैं जो सबसे अधिक क्रिटिकल हो उसके सबसे पहले देखा जाएगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल रियलिटी आज के समय की है वो ये है कि जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जिसके बचने की चांस नहीं है, उस पर टाइम वेस्ट करने के बजाय आप अपने रिसोर्सेज को उसके ऊपर लगाइए जो बच सकता। ऐसा ना हो कि क्रिटिकल को भी ना बचा पाए और दूसरा भी मर जाए। तो एक नए चैलेंजेस है जो समय के साथ हम लोग निकल के आएगा, देखते हैं। जहां तक कि कानून का मुद्दा है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन जो है स्टेट लिस्ट में है, इंट्री 6, जिससे स्टेट के पास पावर्स है। और एक बड़ी खास बात इस पे, जब हम केरला वाले उसको एक दिन हम पढ़ रहे थे तो पहले हमारे दिमाग में एक बीच बात हिट की कि एपिडेमिक एक्ट इज सेंट्रल एक्ट और कोई स्टेट इसको कैसे रिपील कर सकता है अपने उसमें। तो बाद में हमने स्ट्राइक किया उसको पढ़ते पढ़ते कि नहीं, चूंकि ये प्री इंडिपेंडेंस एक्ट है, तो प्री इंडिपेंडेंस एक्ट जो सेंट्रल एक्ट भी थे उनको स्टेट्स को पावर है कि उसको अमेंड कर सके। इसी पावर का यूज करके, हाँ, और इसी पावर का यूज करके अभी हमने देखा
कि वैसे तो इंडियन पेनल कोड जो है वो सेंट्रल एक्ट है, लेकिन उस सेंट्रल एक्ट में भी बहुत सारे स्टेट अमेंडमेंट है। जैसे 1970s में हमने अमेंड करके एंटीसिपेटरी बेल को हटा दिया था यूपी से, ऑल्दो इट वाज अ सेंट्रल एक्ट, बट स्टेट ऑफ यूपी ने उसको रिपील करके 438 को यूपी में रिपील कर दिया था। नौ 2019 में फिर उसमें अमेंडमेंट करके हम उस रिपील को हमने हटा दिया, 438 को कुछ चेंजेस के साथ हमने फिर यूपी में लागू कर दिया। तो मीनिंग देयर बाय दिस इज हाउ वी कैन अमेंड द सेंट्रल एक्ट which were there beyond prior to independence, क्योंकि आईपीसी भी 1800 कुछ का है, तो उसको चेंज कर दिया। तरह से ये एक ऐसा ग्रे एरिया है जिसपे अभी कानून पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। अब ग्रे एरिया के एग्जांपल्स हम आपको बताएं, जो एक तेलंगाना में हम लोगों ने अभी एक प्रपोज की थी कानून, जो ऑर्डिनेंस के लिए, जो उनके कैबिनेट ने अप्रूव की है लेकिन नोटिफाई नहीं हुई है। अब उसमें जो जिस तरह के पावर्स की रिक्वायरमेंट है जो अब तक प्रिस्क्राइब नहीं है कहीं पर, जैसे जो खाना और शेल्टर देने की बात कर रहे हैं आप, वो खाना और शेल्टर देना एग्जीक्यूटिव एक्शन है, कानूनी बैकिंग नहीं है। अगर आप लेबर्स जो दिल्ली से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, वो भूखे हैं और सरकार उनको खाना और शेल्टर नहीं दे रही है, तो कोई कानून नहीं है जो उनको बाध्य करता हो कि आप दीजिए। बट वी नीड अ लॉ कि ऐसी सिचुएशन में जब किसी का रोजगार हमने फोर्सफुली छीन लिया, उसका रोजगार कानून के द्वारा लॉकडाउन करके बंद कर दिया गया, तब उसको पेट भरने की जिम्मेदारी स्टेट की हो, ऐसा कोई कानून नहीं। वी नीड दैट। दूसरी बात, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इनको प्रोटेक्शन की और इनको इज्जत देने की जो बात है, ऐसा कानून में कहीं नहीं है कि इनको अलग से कोई स्पेशल प्रिविलेज दी जाए इस समय। लेकिन वी नीड अ लॉ कि ऐसी सिचुएशन में वी नीड टू गिव देम अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन द सोसाइटी। नाउ किसी को कोविड का सस्पेक्ट मानते हुए जबरदस्ती घर से पकड़ के उठा ले जाने की पावर कानून के तहत नहीं है आपके, नहीं है। ऑल्दो आज के डेट में हो रहा है। अगर किसी कोई सस्पेक्ट है, जैसे तबलीगी जमात के लोग पकड़े जा रहे हैं, तो पुलिस जबरदस्ती उठा के उनको एम्बुलेंस में बैठा के ले जा रही है, टेस्ट कर रही है, जबरदस्ती उनको हॉस्पिटलाइज कर दे रही है। कानून के तहत ये पावर अभी है नहीं एग्जीक्यूटिव के पास। अगर ये लीगल ग्राउंड पे चैलेंज होने लगे, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द स्टेट टू डिफेंड सच एक्शंस। देन स्टेट के बॉर्डर्स को सील करने की पावर सरकार के पास नहीं है। मैं एज ए इंडिपेंडेंट इंडियन, मुझको देश में कहीं भी जाने का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत है। मेरे पावर को आप लॉ एंड ऑर्डर के अलावा किसी दूसरे ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। इस केस में लॉ एंड ऑर्डर की तो कोई इशू थी नहीं, हेल्थ की इशू थी। तो क्या हेल्थ के ग्राउंड पे बॉर्डर को सील कर दें आप लॉकडाउन में, ये कोई कानून नहीं है। सर आर्टिकल 55 के तहत अगर जो है क्या कहते हैं, उसमें तो स्टेट वो सेंट्रल यूनियन की ड्यूटी है ना कि वो प्रोटेक्शन में कुछ भी कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए, तो उस पे थोड़ा सा लाइट करिए सर। किस एक्ट में, किस आर्टिकल में? कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी आर्टिकल 355। नहीं तो इमरजेंसी लगने पे है ना, अभी इमरजेंसी कहाँ लगी है? इमरजेंसी कहाँ लगी? इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी लगने के बाद तो आर्म्ड रिबेलियन में अगर तब लगा सकता है, लेकिन आर्टिकल 355 कहता है कि ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो ये एक तरह से डिस्टर्बेंस ही तो हुआ है। अगर हेल्थ जब इंटरनल डिस्टर्बेंस अभिषेक भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस प्रिज्यूम करने से नहीं होगा, वो नहीं होगा। इमरजेंसी आप इन्फोर्स प्रिज्यूम करेंगे ये भैया। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को फिर हम मतलब किस जगह पे कुछ वैसा है जो जिस जगह पे इंटरनल डिस्टर्बेंस तो आप इमरजेंसी लगा दीजिए, तब होगा। लगाए कोई कानून नहीं। इसके अलावा पब्लिक का रिलीजियस प्लेस पे या सोशल गैदरिंग में उनको कांग्रीगेशन को या उनके इकट्ठा होने को आप कैसे रेगुलेट करेंगे, इसमें कोई कानून नहीं है। एक कानून प्रपोज्ड है सेंट्रल लेवल पे, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब शादियों में फिक्स नंबर से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, रिसेप्शन नहीं होगा।
डेथ होने पर भीड़ जो जाती है वहां पर वो उसकी लिमिटेड संख्या होगी रेगुलेट करने के लिए, इसके लिए कानून आ रहा है। अब तक कोई कानून नहीं है। हालांकि अभी एक इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया है कि 6 से 20 से ज्यादा लोग किसी के फ्यूनरल में नहीं जाएंगे, लेकिन कानूनी बैकिंग कोई नहीं है उसकी। तो इस सब चीजों को देखते हुए वी नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ टू डील विद दिस, क्योंकि लॉ इज अ लिविंग ऑर्गन। हमेशा सोसाइटी की रिक्वायरमेंट के साथ कानून बदलता रहता है। ये रिक्वायरमेंट पहली बार आई है, वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट है। हम लोगों ने इससे पहले न ऐसी चीज कभी देखी। इससे पहले एक पेंडेमिक 1918 से 20 के बीच में हुआ था, स्पेनिश फ्लू। उसमें करीब 9 करोड़ लोग मारे गए थे। अकेले इंडिया में 1 करोड़ आदमी मरा था उसमें। के बाद इस लेवल का पेंडेमिक वर्ल्ड ओवर लेवल पे पहली बार हुआ है। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इमीडिएट बाद में था। अब इसके लिए बदले हुए परिवेश में हमें नए कानूनों की जरूरत है, और कई सारे इश्यूज हैं कि हम ऐसे हालत में अपने उसको कैसे रेगुलेट करेंगे, खाने को, भोजन के सामान को, मेडिकल प्रोफेशंस को, ये सारी चीजें, सर्विसेज को कैसे करेंगे। लेकिन एक चीज आपने जो स्टार्टिंग में कही कि ये जो आपने कहा कि आज नहीं तो कल हमें इससे इफेक्ट होना